ओके, तो अपन ने यहाँ तक ही पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था? हार्डनेस ऑफ वाटर ही पढ़ रहे थे ना अपन? यस सर। हाँ, तो हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या है कि ये देखो, हार्डनेस वो नहीं डिपेंड करती कि कौन से टाइप का आयन है, मतलब Ca+2 है कि Mg+2 किसकी वजह से, उस पर नहीं डिपेंड करता। ये डिपेंड करता है इक्विवेलेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट। इक्विवेलेंस क्या है, जो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, सेकंड फेराडे लॉ या फेराडे लॉ में, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस किसके बराबर होते हैं, किसी को याद है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, है ना? तो Ca+2 और Mg+2 दोनों का वैलेंसी फैक्टर क्या है, एन फैक्टर कितना है, 2 ही है, 2। तो अपने को ऐसा नहीं कि इनके मोल्स बराबर होने चाहिए कि कौन सा आयन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को फर्क ये पड़ता है कि जो भी आयन्स है उनका एन फैक्टर बराबर होना चाहिए। सॉरी, एन फैक्टर क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये प्रोडक्ट यदि जिसका भी बराबर है, तो उसके लिए जो हार्डनेस ऑफ वाटर उनकी वजह से आएगी वो बराबर आएगी। जैसे एक नीचे एग्जांपल लिखा है कि Ca+2 और Mg+2 ये दोनों वन इक्विवेलेंट ले रखे, तो ये टोटल कितने हो गए, 2 इक्विवेलेंट्स हो गए। ऐसे Ca+2 इकलौता है, वो भी 2 इक्विवेलेंट, वो भी इसकी बराबर ही हार्डनेस ऑफ वाटर होगी। Mg+2 इकलौता है, उसके भी 2 इक्विवेलेंट्स है, तो भी वो उसका हार्डनेस ऑफ वाटर बराबर होगी। Al+3 है, इसका भी यदि 2 इक्विवेलेंट ले रखे, सभी के यदि इक्विवेलेंट बराबर ले रखे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आयन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हार्डनेस बराबर होगी। तो इक्विवेलेंट्स बराबर है Mg+2 और Al+3 के, तो इनके मोल्स भी बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? नो सर। मोल्स अलग अलग होंगे कि बराबर होंगे? अलग अलग। अलग अलग। तो कैसे, जैसे मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg+2 इंटू एन फैक्टर इसका कितना है, 2, इक्वल्स टू सामने वाले Al+3 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al+3 और इंटू एन फैक्टर कितना है तुम्हारा इसका, 3। तो इनका रेशियो पता चल गया आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al+3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg+2, ये कितना होगा, 2/3। तो एक सवाल दूं कि 3 मोल्स ऑफ Mg+2 ले रखा है आपने, तो Al+3 के कितने मोल्स लूं ताकि इन दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर आए? आपके दो। पास में Mg+2 के मोल्स है 3, तो Al+3 के कितने मोल्स लें ताकि दोनों की हार्डनेस ऑफ वाटर बराबर आए, दोनों की वजह से? आपने नीचे लिख रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al+3 इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका है, Mg+2। तो यहाँ पे 2/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg+2 कितने लिए हैं अपन ने, यहाँ पे 3 मोल्स लिए हैं, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, कितने मोल्स हो, 2 मोल्स हो Al+3 के। तो दोनों का इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, और इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे तो उनके हार्डनेस भी बराबर हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे? यस सर। तो यदि मैं बोलूं 6 मोल्स ऑफ Ca+2 ले रखे हैं, तो Cu+ के कितने मोल्स लूं ताकि दोनों के हार्डनेस बराबर आए? 6 मोल्स ऑफ Ca+2 लेने से मान लो कुछ हार्डनेस ऑफ वाटर है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर बराबर करने के लिए Cu+ के कितने मोल्स लूं ताकि दोनों की हार्डनेस बराबर आए? उसके लिए क्या करो, मोल्स इनटू एन फैक्टर, एक दोनों के बराबर कर दो। मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट्स होते हैं, दोनों के मोल्स इनटू एन फैक्टर बराबर कर दो। कितने लूं, 3 लूं कि 6 लूं कि 12 लूं, 3 6 और 12? खुशी ये पढ़ रखा है हार्डनेस ऑफ वाटर वाला? नो सर।
बट इतना तो समझ सकते हो कि इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है मैंने। यस सर। तो अभी के लिए क्वेश्चन इतना ही है कि दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं। तो इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं तो आपको बोल रखा है कि Mg+2 के या Ca+2 के जो भी ले रखा है उसके 6 मोल्स है। तो बताओ Cu+ के कितने मोल्स हो ताकि दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर। सर 12। 12। बस इक्विवेलेंट्स बराबर करने, मोल्स इनटू n फैक्टर। तो 12 होगा आंसर। ये 6 इंटू Ca+2 का n फैक्टर कितना है 2, इक्वल्स टू उसके मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu+ इनटू उसका n फैक्टर, Cu+ का n फैक्टर कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से 12 आ जाएगा आंसर। अब अगला है कि हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्रेस कैसे करें। तो यहाँ देखो ये एक्सप्रेस करते हैं इक्विवेलेंट्स पर लीटर में, बट एक और तरीके से भी एक्सप्रेस किए जाते हैं पीपीएम में। पीपीएम क्या होता है पता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। क्योंकि ये वैल्यू इक्विवेलेंट्स पर लीटर वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो बहुत छोटी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए अपन पीपीएम यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ देखो एक एग्जांपल दे रखा है, आपको दे रखा है कि 100 लीटर ऑफ H2O, 100 लीटर ऑफ H2O है, वो उसमें कितना है तुम्हारा, दो इक्विवेलेंट्स है, एक इक्विवेलेंट Ca+2 का, एक इक्विवेलेंट Mg+2, फर्क नहीं पड़ता आपको, टू इक्विवेलेंट्स क्या कहते हैं आयंस है, और दोनों का Ca+2 और Mg+2 दोनों का n फैक्टर कितना है तुम्हारा 2 है। तो अब यहाँ देखो 100 लीटर ऑफ वाटर मतलब कितना है, वाटर है तो वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml। यस सर। तो 100 लीटर है तो ग्राम में कितना होगा 100 लीटर, 1 लीटर मतलब कितना हो गया 1 kg, तो 1 kg मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम्स। तो मतलब कितना हुआ 10⁵ ग्राम्स है, 10⁵ ग्राम्स ऑफ वाटर में, 10⁵ ग्राम्स ऑफ वाटर में। अब देखो ये अपन ने दो इक्विवेलेंट्स ले रखे हैं, दो इक्विवेलेंट्स किसके हैं, Ca+2 का एक इक्विवेलेंट और Mg+2 का एक इक्विवेलेंट, फर्क नहीं पड़ता आपको कोई सा भी ले, भले Ca+2 ले भले Mg+2 ले भले दोनों ले। तो अपन ने क्या कर दिया, अपन ने ऐसा मान लिया कि दो इक्विवेलेंट आपने क्या डाल रखे हैं CaCO3 डाल रखा है, ये मैंने अज्यूम किया CaCO3 डाल रखा है। तो दो इक्विवेलेंट डाल रखे हैं मतलब उसका मोल्स कितने डाले होंगे, CaCO3 के मोल्स कितने होंगे, Ca+2 का बेटा n फैक्टर कितना है 2 है। अब दो इक्विवेलेंट है, दो इक्विवेलेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, दो इक्विवेलेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इनटू n फैक्टर, n फैक्टर कितना है यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 भी कितना हो गया 2 ही हो गया, 2 हुआ कि 1 हुआ, अरे 1 मोल हुआ, 1 मोल, 1 मोल CaCO3 मतलब कितने ग्राम्स हो गया 100 ग्राम्स। मोलर मास CaCO3 का, Ca का होता है कितना 40 और CO3 2 माइनस कितना हो गया तुम्हारा 60, तो 100 ग्राम्स है। तो अब समझो यहाँ पे कि चल क्या रहा है, 100 ग्राम्स CaCO3 है कितने में तुम्हारा 10⁵ ग्राम्स ऑफ वाटर में, या इससे समझ लो 10⁵ ग्राम्स ऑफ वाटर है उसमें कितना है 100 ग्राम है CaCO3। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन के लिए मेरे को कितने ग्राम सॉल्वेंट चाहिए 10⁶ ग्राम्स, आया ना। यस सर। तो इसमें कितना CaCO3 होगा बताओ, 10⁵ ग्राम से 100 ग्राम है तो 10⁶ ग्राम में कितना होगा 10 ग्राम की 100 ग्राम की 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स ऑफ CaCO3। तो यही तो पीपीएम होता है कि 10⁶ ग्राम्स में कितने ग्राम तुम्हारा सॉल्यूट है उसी को ही पीपीएम बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन कितना हो गया तुम्हारा 1000 पीपीएम हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करने को आ सकता है। ये समझ में आई बात, जो भी चीज दे रखी है उसको किसमें कन्वर्ट कर लो CaCO3 में कन्वर्ट कर लो, उसी के उतने ही इक्विवेलेंट CaCO3 में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दूं कि
मान लो 150 लीटर्स ऑफ H2O, इसमें 3 इक्विवेलेंट्स या 3 की जगह 5 इक्विवेलेंट्स कर देता हूँ, 5 इक्विवेलेंट्स ऑफ Al+3 पड़ा है। तो इसकी हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्रेस करते CaCO3 के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करूं, कितनी आएगी ppm में, ये सवाल है कि 150 लीटर्स ऑफ H2O, उसमें कितना है, 5 इक्विवेलेंट्स ऑफ Al+3 है। तो इक्विवेलेंट्स Al+3 के और CaCO3 के बराबर होंगे, हाँ या ना? यस सर। तो 5, इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज का लाइन का मतलब निकालना है, 5 इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका हो गया तुम्हारा, CaCO3। अब 5 इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 है, तो मोल्स कितने होंगे CaCO3 के, नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल सही, 5/2। 5/2 मोल्स है, तो इसका वेट कितना होगा CaCO3 का, 5/2 इंटू कितना कर दो, 100 ग्राम्स। बेटा मोलर मास CaCO3 का 100 ग्राम ही है ना? यस। तो ये कितना हो गया, 250 ग्राम्स। अब यहाँ देखो 150 लीटर्स मतलब कितना हो गया, 150 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम्स H2O में 250 ग्राम्स CaCO3 है, तो 10⁻6 ग्राम्स में कितना होगा, उसके लिए क्या करना होता है, सिंपल सा चीज कर लो, 250 अपॉन 150 इंटू 10⁻³ इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻6 से चलेगा। देखो एक ppm का फॉर्मूला लिख लो, पार्ट्स पर मिलियन में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अपन यहाँ पे सॉल्वेंट का ही ले लेंगे, चल उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। इनटू कितना हो गया, 10⁻6। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन ने अभी निकाला 250 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का पानी का ले लो 150 लीटर से, 150 लीटर्स को यदि ग्राम में कन्वर्ट करें, पहले केजी में कर लो, 1 लीटर 1 ग्राम 1 केजी हो गया, इंटू 10⁻³ हो गया, और इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻6 से आ जाएगा आंसर ppm में। यस सर। तो ऐसे एक्सप्रेस करने को आ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाते कैसे हैं। लायोफिलिक तो बनाना बहुत आसान है, लायोफिलिक तो याद है ना, जिसमें क्या था, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या था, अट्रैक्शन था, मतलब उनके बीच में, तो बनाना में कोई टेंशन नहीं है, अपने आप आसानी से बन जाता। लायोफोबिक वाले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लायोफोबिक वाले में सॉल्वेंट के साथ में, या सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्जन मीडियम के साथ में डिस्पर्स फेज का कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं होता, मतलब अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्सन भी नहीं होता, मतलब कुछ नहीं होता, तो उसको बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो डिस्पर्जन मेथड है और एक कंडेंसेशन मेथड है। डिस्पर्जन मेथड का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को तोड़ना, और कंडेंसेशन मेथड मतलब इकट्ठा करना। तो इसका फंडा समझ लो कि कब डिस्पर्जन मेथड्स लगेंगे और कब कंडेंसेशन मेथड लगेगी। कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए मेरे को पार्टिकल्स की साइज किसके बीच में चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में चाहिए। तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में चाहिए, तो यदि साइज 1000, किसी के पार्टिकल्स की साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, तो कौन सी मेथड यूज करूं, डिस्पर्जन यूज करूं कि कंडेंसेशन करूं। अपने को आना कहाँ पे, बीच वाली साइज पे आना है। डिस्पर्जन मेथड की कंडेंसेशन मेथड यूज करूं, जब यदि साइज पार्टिकल्स की 1000 से ज्यादा है। डिस्पर्जन में डिस्पर्जन करनी चाहिए, और यदि साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो उनको इकट्ठा करना है, जोड़ना है तो मतलब कंडेंस कर रहे हो आप। क्लियर है। अब अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि डिस्पर्जन मेथड्स कौन सी होती है और कंडेंसेशन मेथड्स कौन सी होती है। तो डिस्पर्जन मेथड में पहली मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्जन, मतलब लिटरली किसी की साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो उसको पीस पीस के किसके बीच में लेके आ जाए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए।
तो यहाँ सिंपल सा मैकेनिकल डिस्पर्जन है, मतलब दो डिस्क है आटा चक्की टाइप की, आटा चक्की के बीच में दाना पिस के छोटा हो जाता है ना वैसे, तो वैसे ही दो डिस्क के बीच में कोलोइडल पार्टिकल्स को रख दिया जाता है, ऐसा क्रशिंग किया जाता है ताकि उनकी फाइनली साइज किसके बीच में हो जाए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। हाँ ऑब्वियसली उसके बीच में आपको स्टेबलाइजर यूज करना पड़ सकता है, मतलब चार्जेस वगैरह जनरेट करा के, जो लायोफोबिक में अपन चार्जेस जनरेट कराते थे प्लस और माइनस वाला जनरेट करा के आप उसको स्टेबल रख सकते हो। तो ऐसे गम अरेबिक और ये कुछ एग्जांपल्स है, एक बार एनसीईआरटी से देख लेना कौन सी वाली मेथड के कौन से एग्जांपल्स है। मेथड सिंपल सी है कि आप उसको पीस वीस के, जैसे आटा चक्की में पीसते हैं वैसे ही उनकी साइज को मैकेनिकली आप ये के साइज के बीच में लेके आ रहे हो जो कोलोइडल सॉल्यूशन की साइज होती है। एक होता है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन का एक और भी नाम है ब्रेडिक आर्क मेथड करके। ये ज्यादातर मेटल कोलॉइड्स के लिए यूज किया जाता है। मेटल कोलॉइड्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव कोलॉइड्स होते हैं कि नेगेटिव, याद है कि भूल गए कोई, याद है किसी को मेटल कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है जनरल? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव कोलॉइड्स होते हैं वो इन जनरल। तो यहाँ देखो अभी इसमें है क्या, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया होगा। मान लो आपको गोल्ड का कोलॉइड बनाना है, तो आपने क्या किया, दो गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स ले ली, दो गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स ले ली, और इन इलेक्ट्रोड्स को आप क्या कर रहे हो, पास लेके आ रहे हो। पास लेके आ रहे हो तो क्या होगा, ये ऐसा पड़ा रहेगा कि ये क्या कहते हैं, ये वेपराइज होने की कोशिश करेगा। दो हाई पोटेंशियल, बहुत अच्छे खासे पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, या वोल्टेज बहुत अच्छा खासा लगा रखा है, यहाँ पे भी गोल्ड है तो यहाँ पे भी गोल्ड है, और आपने इन दोनों को पास लेके आ रहे, तो पास होने लेके आ रहे तो बहुत अच्छे हाई पोटेंशियल पे ये वेपराइज होना, मतलब भाप बनने जाए जैसा हो जाएगा, ये गोल्ड सीधा स्टीम में जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे तो हवा में बिखर जाएगा, तो आप क्या करते हो, इनको इनको पानी में डाल के करते हो। इस चीज को पानी में डाल के करोगे तो जो तुम्हारा गोल्ड पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे हैं वो पानी में होंगे और पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे, और ऐसे मिक्स होंगे कि वो उनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी, और पानी के अंदर वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे और एक गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। वापिस बोल रहा हूँ, हुआ क्या है, एक पानी लिया, पानी के अंदर आपने दो गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स ली और उसको बहुत हाई पोटेंशियल पे लेके पास लेके आने की कोशिश कर रहे हो। इनको जब दोनों को पास लेके आओगे तो ये गोल्ड वाली प्लेट से ये वेपराइज होगी, वेपराइज होगी तो ये पानी के अंदर ही वेपराइज हो रही है, तो पानी के अंदर ऐसे समझ लो गैस इन लिक्विड वाली चीज बन जाएगी, हाँ या ना। गैस इन लिक्विड भी एक कोलोइडल ही होता है, बन सकता है नहीं बन सकता है? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में एक होता है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। अल्ट्रासोनिक, पिछले बार वाले में क्या मेथड यूज की है, इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। अगले वाले में अल्ट्रासोनिक यूज डिस्पर्जन में मतलब किसका है, साउंड का यूज करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स, इनकी मदद से क्या करते हैं, ये जब हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स कोलाइड करेगी किसी पार्टिकल के साथ में, तो ये इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ये तो आपने मेडिकल में भी पढ़ा होगा कहीं पे, अल्ट्रासोनिक मेथड। किडनी स्टोन नाम सुना है? किडनी स्टोन को क्या बोलते हैं पता नहीं टेक्निकल लैंग्वेज में, पथरी बोलते हैं यहाँ ना, देसी भाषा में पथरी या फिर किडनी स्टोन, ये तो सुना होगा ना आपने। यस सर। और इसमें अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से ही क्या होता है, पत्थर को तोड़ दिया जाता है। जो भी छोटा मोटा पत्थर होता है उसको और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है, और वो छोटे जो तुम्हारे स्टोन्स होंगे वो फिर वाया यूरिनल क्या हो जाएंगे, बाहर पास हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल प्रॉपर मेथड हुआ करती थी किडनी स्टोन निकालने की। तो अब ऐसा साउंड वेव्स में क्या होता है जिससे ये छोटे छोटे और पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं। आप हर मेथड में देखो कोशिश क्या हो रही है, कोई बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम हो रही है, हर एक वो डिस्पर्जन मेथड है। तो साउंड वेव्स में क्या होता है,
टू एंड फ्रो मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन उसमें किडनी स्टोन वाले स्टोन्स में भी होगी, तो टू एंड फ्रो होगी तो वो क्या होगा, उसके कारण उनके जो बीच में सो कॉल्ड बॉन्ड्स वॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होंगे टू एंड फ्रो की वजह से। ब्रेक होंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और यही अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन माइनिंग वगैरह में भी यूज की जाती है, बड़े बड़े पत्थर तोड़ने के लिए या फिर उनको और छोटा क्रशिंग के लिए, मार्बल फैक्ट्री वगैरह में भी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन का। कुछ ये नीचे एग्जांपल्स है कि ये कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल वगैरह, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये इन चीजों के लिए यूज होता है। ये थोड़ा सा इसमें एनसीईआरटी का थोड़ा रटने वाला पार्ट है, वो एक बार देख लेना, कुछ यहाँ पे चीजें दे रखी है। अगला है पेप्टाइजेशन, फोर्थ मेथड है इसकी डिस्पर्जन की, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो AgNO3 प्लस NaCl लिया आपने, तो यहाँ से AgCl बना और मैंने NaCl एक्सेस में लिया। NaCl एक्सेस में लिया तो बताओ Ag प्लस और Cl माइनस से कौन सा वाला आयन एक्सेस में, Ag प्लस वाला कि Cl माइनस वाला? Cl माइनस। Cl माइनस, तो Cl माइनस इसके ऊपर आके चिपकेगा, Cl माइनस आके चिपकेगा, तो ये खुद जो एक ये बनता है ये काफी बड़ी साइज में बनता है। तो मेरे को क्या करना है, बड़ी साइज मतलब इसका साइज किसके बीच में है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, तो मेरे को इसको क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करूं, थोड़ा Cl माइनस को और एक्सेस में डालूं, तो Cl माइनस को एक्सेस में डालूं तो इसके ऊपर जो ये Cl माइनस है ये लगे हुए ज्यादा आ जाएंगे, तो ये Cl माइनस आपस में भी तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस तो सर। ये रिपेल कर रहे हैं, उसके चक्कर में क्या होगा, ये और आगे टूट के ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स AgCl में ऐसे टूट जाएगा, जिसके ऊपर Cl माइनस थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में होगी, जितना बड़ा पार्टिकल था उससे थोड़ा सा छोटा टूटा हुआ पार्टिकल बन जाए। ऐसा छोटे में बनेगा ताकि उसकी साइज किसके बीच में आ जाए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में के बीच में आ जाए। तो ये प्रोसेस को पेप्टाइजेशन बोलते हैं कि एक तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है, वो आपने लिया है चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन, उसमें आपने NaCl में Cl माइनस को थोड़ा और एक्सेस में डाल दिया ताकि उनके बीच में रिपल्सन बढ़े Cl माइनस के, और ये टूट जाए और ऐसा कुछ बन जाए आगे, ऐसा बने ताकि उसकी साइज कोलोइडल सॉल्यूशन वाले के रेंज में आ जाए। अब यहाँ पे मुझे बताओ, जो ये Cl माइनस था इसके दो रोल उसने प्ले किए, Cl माइनस या NaCl ने। एक तो क्या किया, स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट मतलब इसके ऊपर चार्ज जनरेट करना है, चार्ज नहीं जनरेट होता तो AgCl और मिल जाते, अगल बगल वाले मिलके फिर क्या हो जाते, नीचे जाके PPT, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते, सेटल डाउन हो जाते तो सस्पेंशन बन जाता, कोलोइडल ही नहीं रहता, आया ना? यस सर। तो पहला काम तो इसने चार्ज जनरेट कराया, चार्ज जनरेट कराया मतलब स्टेबलाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा है, और आपने एक्सेस में Cl माइनस यूज किया है तो वो पेप्टाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। पेप्टाइजिंग एजेंट या पेप्टाइजेशन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फ्रेश प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जो बना है तुम्हारा AgCl का, उसको ब्रेक करना एंड देन मेकिंग इट स्टेबल, और टू कीप इट स्टेबल, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। पेप्टाइजेशन में कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT को, जो AgCl था, उसको तोड़ना और उसके ऊपर चार्ज जनरेट करना, चार्ज जनरेट करना ताकि वो क्या रहे, स्टेबल रहे, सस्पेंशन में मतलब नीचे जाके सेटल डाउन ना हो, बस इतना ही काम है। तो ध्यान रखना इसके दो इसने यहाँ पे किरदार इंपोर्टेंट प्ले किए हैं, एक पेप्टाइजिंग एजेंट का और दूसरा स्टेबलाइजिंग एजेंट का। अब यहाँ देखो और भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं वही वाली चीज में, जो एक्सेस में लिया है उसके हिसाब से। यहाँ पे Fe+3 ऊपर चार्ज आया है, तो FeCl3 ने H2O है, इसमें कौन एक्सेस में लिया गया होगा, FeCl3 लिया गया होगा कि क्या कहते हैं ये H2O वाला लिया गया होगा? Fe+3 वाला एक्सेस में होगा तभी ऊपर चार्ज जनरेट Fe+3 रह गया। तो यस यहाँ सर। पे FeCl3 दो काम कर रहा है, पेप्टाइजिंग एजेंट का काम भी कर रहा है और स्टेबलाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। अब ये सारी चार मेथड्स अपन ने पढ़ी। मैकेनिकल डिस्पर्जन, लिटरली पीस वीस के छोटा कर रहे हो,
इलेक्ट्रोड डिस्पर्जन, पानी में इलेक्ट्रोड्स ले लिए, उनको पास लेके आ रहे, जिनका भी कोलोइडल बनाया है, हाई पोटेंशियल यूज किया, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन एंड देन पेप्टाइजेशन। ये 4 मेथड है तुम्हारी डिस्पर्जन मेथड। इस हर टाइम यहाँ पे साइज पहले 1000 नैनोमीटर से ज्यादा थी, और फिर उन्होंने ऐसा किया इन कामों की वजह से साइज 1 नैनोमीटर के से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गई। एक्सचेंज ऑफ सॉल्व, ये अब आते हैं अपन कंडेंसेशन मेथड पे। कंडेंसेशन मेथड में मतलब यहाँ पे साइजेस छोटी है और मेरे को कंडेंस करना, मतलब इकट्ठा करना है, पास पास लाना है, ऐसे लाना है या इतना लाना है ताकि उन पार्टिकल्स की साइज कोलॉइडल वाली रेंज में आ जाए, कोलॉइड वाली रेंज में आ जाए। तो यहाँ कुछ मेथड्स है। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड। अब एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड क्या है? एक चीज देखो कि NaCl है, NaCl के जो नमक का आपके किचन सॉल्ट है, इसको, इसकी साइज को 1 नैनोमीटर से कम करना है। जो आपके किचन में होता है दाने दाने, उसकी साइज 1 नैनोमीटर से कम है कि ज्यादा है? जो अभी किचन में रखा पड़ा है कहीं पे, उसके क्रिस्टल्स की साइज है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। ज्यादा होगी, काफी ज्यादा होगी। आपको आंखों में, आंखों से एक क्रिस्टल दिख रहा होता, दाना दाना दिख रहा है, तो मेरे को उसको 1 नैनोमीटर से भी कम करना है। तो उसका तरीका एक तो हो सकता है उसको मैं कूटना शुरू कर दूं। वो तरीका सही है कि एक मैं जस्ट पानी में ही डाल दूं, उसको पानी में डाल दूं तो अपने आप वो डिजोल्व हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन में सॉल्यूट की साइज किससे कम होती है? 1 नैनोमीटर से कम होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो एक तरीका तो मैकेनिकल वाला होता है कि उसको कूट कूट के छोटा कर दिया। दूसरा आसान तरीका है कि आप ऐसे सॉल्वेंट में डालो जिसमें वो क्या हो, डिजोल्व हो जाए। तो ऐसा ही किसके साथ किया जाता है? S8 के साथ में किया जाता है। S8 होता है, उसकी साइज 1000 नैनोमीटर से, S8 पार्टिकल्स का जो बना होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, और ये पानी में डिजोल्व नहीं होता। तो अब क्या करें, और क्रश करके आप उसकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में ला नहीं सकते। तो अब करना क्या है, S8 को ऐसे सॉल्वेंट में डालो जिसमें ये डिजोल्व, पानी में डिजोल्व होता नहीं। तो इसको किस में डाल दिया जाता है? एल्कोहल में। एल्कोहल में एसिड डिजोल्व हो जाता है, सॉल्यूबल है, तो डिजोल्व हो गया। तो एसिड के अंदर इसकी साइज किससे कम हो गई? 1 नैनोमीटर से कम हो गई। S8 की एल्कोहल में, S8 को आपने जैसे नमक को पानी में डालते हैं वैसे S8 को एल्कोहल में डाल दिया। तो जैसे नमक को पानी में डालने पे डिजोल्व होने के बाद में नमक के पार्टिकल्स की साइज Na+ और Cl- की साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाती है, वैसा ही हाल किसका हो जाएगा? एसिड का हो जाएगा एल्कोहल पे। यस सर। और फिर चुपके से क्या कर देते हैं, एल्कोहल को निकाल देते हैं, सॉल्वेंट एक्सचेंज कर दिया, मतलब एल्कोहल की जगह फिर क्या डाल दो, पानी डाल, फिर उसमें क्या डाल दो, पानी डाल दो। तो ये टूट तो रखा ही था, धोखे से आपने क्या है, सॉल्वेंट बदल दिया। सॉल्वेंट में आपको किसमें, पानी में चाहिए था, पानी में रख दिया। तो उसके बाद में थोड़े बहुत वो मिल भी जाए जो 1 नैनोमीटर से कम है, तो इतना मिलेंगे ताकि साइज किसके बीच में, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। तो आपको समझ में आया कि उसको बहला फुसला के पहले उस सॉल्वेंट में डाला गया जिसमें वो पूरा डिजोल्व हो जाता है, और फिर आपने सॉल्वेंट एक्सचेंज कर दिया। क्लियर है? यस सर। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड। दूसरा है बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। इसका तो बड़ा आसान सा चीज है, फर्स्ट वेपराइज कर दो और फिर उसको H2O के थ्रू पास करवा दो। वेपराइज करवा दो और H2 के थ्रू पास करते हैं तो कंडेंस होती है कि नहीं होती चीजें? नॉर्मल कंडेंसेशन तो पढ़ा होगा बचपन में भी। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये है आपकी कंडेंसेशन में दूसरा, बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। केमिकल मेथड्स भी होती है कुछ। ये आपने यदि मेटलर्जी चैप्टर है कि नहीं है इस बार, सिया सिलेबस में है? मेटलर्जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिया इस बार मेटलर्जी आ रहा है 12th बोर्ड में? सर आई थिंक नहीं है। हाँ, तो होता तो उसमें ये मेथड्स होती, बट ठीक है छोड़ो।
AuCl3 से Au लाने की कुछ केमिकल रिएक्शन से, आपको रिएक्शन याद नहीं रखनी। आपको यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपको ऐसा बोला जाएगा केमिकल मेथड की डिस्पर्जन मेथड है कि कंडेंसेशन मेथड है, या फिर डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडेंसेशन मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्पर्जन मेथड। तो आपको मोटे मोटे तौर पे उनके नाम पता होने चाहिए, थोड़ा बहुत अंदर क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. अब इसके बाद में है लास्ट में प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन को आपको प्योरीफाई करना है। तो प्योरीफाई करने के लिए भी कुछ मेथड्स होती है। जैसे आपने यहाँ पे AgNO3 और NaCl एक्सेस में लिया, तो बताओ पॉजिटिव कोलोइड बनेगा कि नेगेटिव कोलोइड बनेगा? AgNO3 प्लस NaCl एक्सेस में लिया है तो नेगेटिव कोलोइड। अब इसमें है आपकी काम की चीज, तो इसमें क्या थी, AgCl और ऊपर Cl माइनस चिपक गया ये। अब इसमें फालतू इम्प्योरिटीज क्या है, NO3 माइनस काम का नहीं है और Na प्लस काम का नहीं, ये समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, NO3 sir. माइनस और Na प्लस ये काम का नहीं है, मेरे को प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन ये AgCl का चाहिए। तो इसमें Cl माइनस चलो चिपक गया ऊपर, वो उसके स्टेबलाइजर का काम हो गया। तो मेरे को NO3 माइनस और Na प्लस निकालना है। तो ये निकालने की, इम्प्योरिटीज को हटाने की जो मेथड्स होती है उनको अपन इसमें पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में। अब यहाँ देखो अलग अलग मेथड्स है, काफी बेसिक मेथड्स है। डायलिसिस मेथड आप में से कितने, 2 मेडिकल वाले है ना? खुशी, तू ऑड वन आउट वाला तो नहीं महसूस कर रही कि पता नहीं क्या मेडिकल वाली बातें हो रही है, हमें तो इंजीनियरिंग करनी है। No, sir. चलो एक आगे है डायलिसिस मेथड। डायलिसिस में अब किडनी का डायलिसिस भी करवाते हैं ना, एक टर्म भी आता है डायलिसिस, मेडिकल में भी यूज होता है शायद, है सिलेबस में अभी कि नहीं है किडनी डायलिसिस वगैरह? Sir, last year था. ओके, तो यहाँ क्या करना है, डायलिसिस में कर क्या रहे हैं यहाँ पे, देखो एक नीचे बीच में कंटेनर ले रखा है, उसमें आपने Na प्लस और NO3 माइनस, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में यहाँ पे वही पिछले वाला ही कोलोइडल सॉल्यूशन ले रखा है। तो इसमें Na प्लस और NO3 माइनस भी है जो इम्प्योरिटीज है अपनी, है ना? और इस कंटेनर की जो दीवारें हैं वो मैंने SPM वाली ले रखी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ले रखी है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ले रखी है, और बाहर मैंने क्या ले रखा है, पानी ले रखा है, बाहर यहाँ पे H2O ले रखा है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू Na प्लस और NO3 माइनस बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? Yes, sir. और बाहर बाहर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अंदर H2O में इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, और अंदर Na प्लस और NO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो इनका जो Na प्लस और NO3 माइनस का मूवमेंट होगा वो बाहर की तरफ ही होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ज्यादा देर तक डायलिसिस किया तो ये जो AgCl के ऊपर ये Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस है, ये जो पड़े हुए हैं, ये भी तो इतना कोई खतरनाक बॉन्ड तो इनके साथ में है नहीं, जस्ट एडजॉर्प्शन ही हो रखा है, चिपक रखे हैं बस, खतरनाक तरीके से कोई फेविक्विक तो लगा नहीं है Cl माइनस और AgCl वाले के बीच में। तो ये डायलिसिस में हो सकता है कि Cl माइनस में क्या हो जाए, बाहर निकलने शुरू हो जाए, और Cl माइनस यदि ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलने शुरू हो गए तो ये चार्जलेस हो जाएगा, और चार्जलेस होते ही क्या हो जाएगा, नीचे जाके स्टेबल रहेगा कि ये सस्पेंशन बन जाएगा, नीचे जाके PPT बन जाएगा AgCl का। तो मतलब आप जिसको प्योर करने चाह रहे थे कोलोइडल सॉल्यूशन को, कोलोइड ही नहीं बचा, प्योर तो छोड़ो। ये बात समझ में आ रही है? तो इस डायलिसिस मेथड से इम्प्योरिटीज तो निकाल सकते हो, एक तो टाइम काफी लगता है, और दूसरा आप ज्यादा देर तक नहीं कर सकते डायलिसिस, उसके चक्कर में जो काम की चीज पड़ी थी ये Cl माइनस ये भी बाहर निकल सकती है। तो आप 100% डायलिसिस मेथड से प्योरीफाई नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोडायलिसिस इस डायलिसिस मेथड का ही थोड़ा सुपीरियर वर्जन है, या जल्दी होने वाला मेथड है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिए, रोड्स लगा दिए, रोड्स लगा दिए,
तो मतलब ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक जगह प्लस लगा दिया, एक जगह माइनस लगा दिया। तो आप समझ रहे हो कि NO3 माइनस अब जल्दी की तरफ इधर आएगा और Na प्लस भी इधर जल्दी की तरफ आएगा, है ना। इलेक्ट्रोड्स लगा दिए मैंने, तो अब NO3 माइनस जल्दी आएगा, Na प्लस भी जल्दी आएगा। अब इसमें दिक्कत ये है, वापिस जो पिछले वाली परेशानी, वो भी परेशानी है कि Cl माइनस भी आ सकता है। अब तो Cl माइनस की भी आने की और वजह बन गई, क्योंकि आज जो आप बाहर अट्रैक्ट करवा रहे हो, वो अट्रैक्ट करवाने वाली चीजों के ऊपर चार्ज लगा हुआ है। पहले जस्ट SPM के थ्रू ही जा रहे थे, अब SPM के थ्रू तो जा ही रहे हैं, और प्लस आपने और इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। तो ये प्लस वाला हो गया, मान लो माइनस वाला हो गया, तो NO3 माइनस इधर जाके ऑक्सीडाइज होगा और Na प्लस यहाँ आके रिड्यूस होगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोडायलिसिस डायलिसिस मेथड का ही थोड़ा फास्टर वर्जन हो गया। अब अगला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऐसे समझ जाओ महंगे हॉस्पिटल की कहानी हो गई भाई। डायलिसिस भी दो जगह दो तरीके से होता होगा, किडनी स्टोन का डायल, या किडनी स्टोन नहीं, किडनी का डायलिसिस एक नॉर्मल मेथड भी होती है, एक क्या कहते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में महंगी मेथड भी होती है। उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ, जो ये SPM है, ये तो अपन ने नॉर्मल एक SPM ऐसे अंदाजन लगा रखी है कि इसके थ्रू Na प्लस और NO3 माइनस पास हो जाए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब एक मैकेनिकली मैन्युफैक्चर्ड, आर्टिफिशियली आपने एक मैन्युफैक्चर्ड अल्ट्रा फाइन फिल्टर ले रखे हैं, जिसमें सिर्फ कौन निकल रहे हैं, ऐसी साइज के ले रखे हैं जिसके थ्रू कौन निकल पाए, तुम्हारा NO3 माइनस और Na प्लस ही निकल पाए, Cl माइनस निकल ही ना पाए। तो ऑब्वियसली मेहनत या पैसे ज्यादा किस में लगेंगे, नॉर्मल डायलिसिस मेथड में कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली मेथड? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बस पैसे का फर्क है। और हाँ, ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो Cl माइनस भी बाहर निकलने का खतरा है, तो वो निकल चुका है बस। तो SPM क्या है, नेचुरल तरीके से बनाई गई, कॉम्प्लिकेटेड है, उसके साथ में Na प्लस NO3 माइनस के साथ में Cl माइनस भी निकल सकता है। अल्ट्रा फिल्टर्ड क्या है, सिंपली साइज ओरिएंटेटेड, अलाउज क्या कहते हैं एग्जिट ऑफ इम्प्योरिटीज ओनली। बस कॉलर्ड की इम्प्योरिटी को नहीं, सॉरी कॉलर्ड को नहीं जाने देते, और अच्छा खासा फाइन फिल्टर्ड होते हैं, जो जिस चीज को निकालना है उसको ही निकालने देते हैं। बस इतना ध्यान रखना। तो ये 3 मेथड्स थी आपकी प्योरिफिकेशन की, डायलिसिस मेथड, इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा था तुम्हारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये थी प्योरिफिकेशन की मेथड, इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने की मेथड कॉलोइडल सॉल्यूशन से। अब लास्ट चीज आता है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन में। टेक्निकली कॉलोइडल सॉल्यूशन ना तो होमोजीनस है ना हेट्रोजीनस है, बट अपन बोलते किसका क्या है, इसको हेट्रो बोलते हैं। इसकी कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों से मैच, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होमोजेनस जैसी है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हेट्रोजेनस जैसी है, और कुछ प्रॉपर्टीज एकदम यूनिक है। एकदम यूनिक प्रॉपर्टीज कौन सी है कि साइज जो होती है वो होमो वालों की, मतलब सॉल्यूशन वालों की क्या होती है, साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है। हेट्रो वालों की साइज क्या होती है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। बट कॉलोइडल वालों की साइज क्या है, 1 और 1000 के बीच में है। तो ना ये कॉलोइडल सॉल्यूशन की ये वाली प्रॉपर्टी ना तो होमोजेनस जैसी है ना हेट्रोजेनस जैसी है। अब स्टेबल रहता है, डिजोल्व नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होता, वो होमोजेनस जैसी प्रॉपर्टी हो गई। सॉल्यूबल नहीं है, अनसॉल्यूबल है, वो वाली प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी, हेट्रोजेनस जैसी। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, ये होमोजेनस जैसी होगी। कुछ प्रॉपर्टी होमो जैसी है, कुछ हेट्रो जैसी है, कुछ यूनिक है। फिर भी आपको बोल दिया जाए कि कॉलोइडल सॉल्यूशन कैसा है, तो आप बोलोगे हेट्रोजेनस। ठीक है। यस सर। जनरल प्रॉपर्टीज, फिल्टरेबिलिटी, नॉर्मल फिल्टर से पास हो जाएगा, क्योंकि साइज किसके बीच में है तुम्हारा, चाय छलनी से दूध को छानोगे तो प्रोटीन वोटीन छलनी में रह जाते हैं कि पास हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं। नॉर्मल फिल्टर से वो फिल्टर हो जाएंगे, मतलब पास हो जाएंगे थ्रू। अल्ट्रा फाइन फिल्टर में वो अटक सकते हैं, पैसे वाले खतरनाक वाले जो होते ना कस्टम साइज फिल्टर्स हो, उनमें ये क्या कहते हैं, हो सकता है उनको रोक दें, उनको ना जाने दें। बाकी नॉर्मल फिल्टर्स में तो पास हो जाते हैं, क्योंकि साइज काफी छोटी होती है।
अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन कहाँ पढ़े थे? लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Yes, sir. relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. This colloidal solutions colligative properties भी शो करते हैं, ये ध्यान रखना। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये इंटरेस्टिंग है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मतलब कलर। आपने पता नहीं ये चीज देखी है कि सुनी है कि नहीं है, ये नेरोलैक और कौन से आते हैं, एशियन पेंट्स, और इनके कभी एड देखे? दिमाग में याद है एड्स इनके? Yes, जो sir. एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो आपने देखा होगा वो कलर वलर पूरा पेंट कर देते हैं और उसमें ऐसा दीवारें उवारें चमकनी लग जाती है, थोड़ी बीच बीच में से ऐसे जुगनू टाइप में चमकने लग जाती है, ऐसी कुछ एड्स याद आ रही है तुम्हें? Yes, sir. तो वो क्यों चमकते हैं, क्या है फंडा पूरा, उसको अपन थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि कलर किसी भी चीज में ना बहुत सही काफी तरीके से आ सकता है। कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से भी आ सकता है, मतलब कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है उसकी वजह से भी आ सकता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन इंडिकेटर्स की वजह से भी हो सकता है, बॉन्डिंग की वजह से भी हो सकता है। वन ऑफ द रीजन कलर का टिंडल इफेक्ट भी होता है। अब टिंडल इफेक्ट में, टिंडल इफेक्ट होता क्या है? नाम सुना होगा आपने टिंडल इफेक्ट, 9वीं 10वीं में भी होता है, फिर भी कभी बाद में सुना होगा, कभी पता है कि होता क्या है टिंडल इफेक्ट? आपने किसी भी चीज के थ्रू क्या पास की, लाइट पास की। लाइट पास करने पे यदि जो इसके अंदर पार्टिकल्स है वो स्केटर मतलब जुगनू की तरह चमकने लग जाए तो मतलब क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट हो रहा है। और नहीं चमकने लग रहे हैं तो मतलब क्या है, टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये क्लियर है? Yes, sir. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट को कोई चीज ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको बाहर फैलाए, तो फैलाने के कारण वो क्या होता है, चमकने लग जाता है, स्कैटर करने लग जाता है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो पानी में आपने नमक डाल रखा है और उसके थ्रू टॉर्च ये एक तरफ टॉर्च करो तो आपको ये रेज जाती हुई दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? कुछ नहीं दिखाई देता है। सामने की तरफ आपको लाइट दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी। एक गजब बात है, करके देखना। ग्लास में पानी लेना, उसमें नमक डालना और फिर टॉर्च करना, आपको नहीं दिखाई देगा कुछ भी। बीच के यहाँ पे लाइट नहीं दिखाई देगी, यहाँ पास नहीं हुई तो सामने कहाँ से दिखाई देगी? क्लियर है? Yes, sir. तो आपको ये लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा यदि आपने पानी में नमक डाल रखा है, मतलब सॉल्यूशन। पानी में चीनी भी डाल दो तो भी नहीं दिखाई देगा। तो इसका लॉजिक क्या है कि कब दिखाई देता है कब नहीं दिखाई देता? प्रॉपर एक यहाँ पे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि एक साइंस का फैक्ट है कि इफ साइज ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल और कंपेरेबल to the magnitude of light, to the wavelength of light, then these particles will absorb the photons of light. मुझे बताओ लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट की रेंज क्या होती है? अरे 3800 एमस्ट्रॉन्ग से 3600 एमस्ट्रॉन्ग तक ही होती है, ऐसा ही होता है कुछ? ये याद है कि भूल गए? विजिबल लाइट की बेटा, विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज यही होती है 3800 से लेके 7600 एमस्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, गामा रेज, अल्फा रेज, ये कौन सी, सॉरी, रेडियो वेव्स, यूवी रेज, इंफ्रारेड, ये याद है कि भूल गए? फिजिक्स में भी तो था, मॉडर्न फिजिक्स में है कि नहीं है ये? Yes, sir. हाँ, तो जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 3800 एमस्ट्रॉन्ग से 7600 एमस्ट्रॉन्ग या 7000 एमस्ट्रॉन्ग बोल दो। तो उसको यदि मैं नैनोमीटर से कन्वर्ट करूं तो विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो 380 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में, एमस्ट्रॉन्ग में करें तो नीचे पड़ा है। अब मुझे बताओ कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स की रेंज कितनी होती है, साइज किसके बीच में होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। Yes, sir.
तो वहां पे सॉल्यूट्स की जो साइज है, अब यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, ये जो नोट डाला है या फैक्ट डाला है कि जो पार्टिकल्स की साइज है वो या तो इक्वल हो या फिर कंपेरेबल हो, किसमें, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज होती है, या तो उसके कंपेरेबल हो या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा हो या इक्वल हो या कंपेरेबल हो, तो क्या करेंगे, तुम्हारी जो विजिबल लाइट है उसको, जो पार्टिकल्स है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो मुझे बताओ, पानी में नमक डाला है, उस टाइम पे विजिबल लाइट को या विजिबल लाइट के फोटॉन्स को वो नमक के पार्टिकल्स जो घुले हुए हैं वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो जुगनू नहीं बन पाते हैं। अब कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो क्या एमिट करेंगे? सिंपल सी बात है, स्पार्क करने के लिए तो, स्कैटर करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, एमिट करनी पड़ेगी ना जो एब्जॉर्ब किया है। ठीक है। यस सर। अब जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन की रेंज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, मतलब क्या है, 10 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 10,000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में। तो ये और ये रेंज कंपेरेबल है कि नहीं है? विजिबल लाइट की रेंज और जो कॉलोइडल पार्टिकल्स की रेंज होती है साइज की, ये कंपेरेबल है कि नहीं है बेटा? ये इसी के अंदर तो आ रही है पूरी पूरी रेंज। यस सर। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पेंट्स होते हैं, ये सब में ऐसे पार्टिकल्स डाले गए होते हैं जो स्पेसिफिक कलर वाली लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, एमिट करते हैं। इस कारण वो पर्टिकुलर कलर वाली दीवारें चमकना शुरू कर देती है, स्कैटर करना शुरू कर देती है। बल्ब बल्ब जलाओगे तो वहां से विजिबल लाइट तो आएगी, फिर उससे वो जो दीवारों पे पेंट वेंट होता है वो किसी पर्टिकुलर वाली विजिबल लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगे, और जानबूझ के इंडस्ट्री वाले ऐसे बनाते हैं कस्टम साइज, जिससे फिर वो स्कैटर करना, उस कलर वाली रेंज से स्कैटर करना शुरू करते हैं, दीवारें फिर उस वाले पर्टिकुलर कलर में स्पार्क करती है या टिंडल इफेक्ट शो करती है। ठीक है। यस सर। तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे कि स्कैटरिंग होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ देखो, colloidal particles absorb the photons of visible light and then again emit the photons, absorb किया और फिर emit किया, इसके कारण प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। और ये एप्लीकेशन पेंट इंडस्ट्री में काफी यूज की जाती है। और भी टिंडल इफेक्ट कई जगह डे टू डे लाइफ में एब्जॉर्ब किया, सॉरी ऑब्जर्व किया जाता है। इस सिनेमा हॉल में पीछे से आप मूवी देखने गए हो तो एक पूरी एक व्हाइट लाइट ऐसे जाती हुई दिखाई देती है कि नहीं देती जाती है स्क्रीन की तरफ? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, जो एयर पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स ऐसे तो आपको एयर के जो पार्टिकल्स है वो दिखाई नहीं देते हैं, बट वहां पे कुछ कुछ डेड पार्टिकल्स है, जो भी कुछ हो रहे होंगे वो उस लाइट के में से कुछ क्या कहते हैं, वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, उसके बाद में एमिट करके कर रहे होंगे, इस कारण वो स्कैटर कर रहे होते हैं, इस कारण वो दिखाई देते हैं। तो टिंडल इफेक्ट की कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस वही है कि डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, मतलब जो डिस्पर्स्ड फेस है या सॉल्यूट बोल दो, उनका डायमीटर विजिबल लाइट वाले से लगभग बराबर या थोड़ा सा ज्यादा हो तो भी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, तो वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट करेगा, एमिट करेगा तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो टिंडल इफेक्ट होगा। एक और चीज है, ये एज ए फैक्ट ध्यान रखना है आपको। दूसरा फैक्ट थोड़ा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो ना, म्यू। यस सर। डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये ज्यादा होना चाहिए। म्यू का डिफरेंस किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, दोनों का म्यू में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना टिंडल इफेक्ट ज्यादा होगा। बस ठीक है। और एग्जांपल्स है, कई कई बार पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। स्काई का ब्लू कलर, सी वाटर का ब्लू कलर, वो जो तारा टूटता है तो उसकी पूंछ दिखाई देती है, और वो अपने इधर बॉलीवुड वाले सेंटी हो जाते हैं उसके पीछे, टूटा हुआ तारा दिख गया और विश पूरी हो जाएगी, वो विश पूरी हो जाती है टिंडल इफेक्ट की वजह से, है ना। तो दैट इज ऑल्सो टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन क्या होता है,
नॉर्मल जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो रैंडम मोशन। तो ब्राउनियन मोशन मतलब इनकी रैंडम मोशन होती है, मतलब दूध में जो भी वो कॉलोडल पार्टिकल्स है उनकी कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, किधर भी जा सकते हैं, इधर इधर इधर, बस स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का इतना असर नहीं होता। चार्ज ऑन कॉलॉइड्स ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज होता है लास्ट पार्ट इसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिससे आप कॉलॉइड के ऊपर चार्ज क्या है ये पता कर सकते हो। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अकल लगेगी थोड़ी। इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते क्या है अपन, ये एक फिनोमिनन है या मेथड है या प्रोसेस है जिससे आप पता कर सकते हो कि कॉलॉइड के ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड है कि नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड है। यहाँ देखो कैसे पता करना है। आपने एक कंटेनर ले रखा है, उसमें ये बीच में ऐसे ही दीवार डाल रखी है और यहाँ पे नीचे आपने कोलोइडल सॉल्यूशन ले रखा है। अब इस कोलोइडल का सॉल्यूशन का मेरे को चार्ज पता करना कि पॉजिटिवली कोलोइड है कि नेगेटिवली कोलोइड है। मान लो मैंने ये वाला कोलोइड ले रखा है, ये वाला अभी जो ले रखा है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इधर देखो, ये वाला कोलोइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव कोलोइड है। मैंने एनोड और कैथोड लगा रखा है, एनोड और कैथोड लगा रखा है, तो इसमें कौन कौन एक्स्ट्रा पड़ा है तुम्हारा? Na प्लस भी पड़ा है। Na प्लस क्यों पड़ा होगा? NaCl आपने एक्स्ट्रा डाला होगा, तो ये Cl माइनस के बाहर बाहर थोड़ी दूर यहाँ पे एक Na प्लस ने भी बना रखी होगी, जिसको जीटा पोटेंशियल बोला था अपन ने आगे। अब यहाँ से बताओ मेरे को कि Na प्लस और Cl माइनस ये कैथोड और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अब यहाँ से थोड़ी अक्ल लगाना कि कैथोड के ऊपर क्या आया है तुम्हारा, कैथोड के ऊपर कौन आएगा? Na प्लस आएगा कि Cl माइनस आएगा? Na+। Na प्लस आएगा कि Na आएगा? मतलब डिपॉजिट क्या होगा, Na प्लस कि Na? रिड्यूस होगा, तो Na प्लस से रिड्यूस होके किस में आएगा? Na में आएगा। यस सर। ये प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ यदि कैथोड पे Na डिपॉजिट हो रहा है और एनोड पे आके Cl2 गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो AgCl का दो ही केस हो सकता है ना। AgCl के ऊपर प्लस पॉजिटिव वाला होता तो उसके ऊपर कौन से होते? Ag प्लस की लेयर होती, हाँ या ना? यस सर। और नेगेटिव कॉलर्ड है मतलब Cl माइनस है, कहीं पे Cl2 गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये Cl2 की लेयर Cl माइनस ऊपर चिपका हुआ होगा। और इससे मेरे को पता चल गया कि ओके ये नेगेटिव कॉलर्ड था। और यदि पॉजिटिव कॉलर्ड होता तो कैथोड के ऊपर किसकी, ये चांदी की चादर चढ़ रही होती, हाँ या ना? यस सर। तो Ag आके डिपॉजिट हो रहा है तो पता चलता है कि पॉजिटिव कॉलर्ड है, और Cl माइनस आके किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट या Cl2 रिलीज हो रहा है किसी पे, तो पता चलता है कि ओके नेगेटिव कॉलर्ड है। तो इसको बोलते हैं, अरे पता चल गया कि नहीं पता चल गया मेरे को इलेक्ट्रोड्स पे क्या डिपॉजिट हो रहा है उसको देख के कि पॉजिटिव कॉलर्ड है कि नेगेटिव कॉलर्ड है? यस सर। यस सर। अगला है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये भी वापिस वही है, इससे पता चलता है कि चार्ज क्या है तुम्हारा, कॉलॉइड का चार्ज क्या है, वो ही पता करने के लिए एक और मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या कर रखा है, ऊपर वाली मेथड में थोड़ा कस्टमाइज किया है कि बीच में मैंने यहाँ पे एसपीएम लगा दिया। तो एसपीएम लगा दिया, तो एसपीएम के थ्रू यहाँ आपने ऐसा एसपीएम लगा दिया कि जो सिर्फ किसको है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को जाने नहीं दे रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही जाने दे रहा है। तो सॉल्यूट कौन हो गया तुम्हारा, ये वाला चीज, ये इतना पूरा क्या हो गया। देखो अपने लिए यहाँ सॉल्यूट कौन है, ये जो अंदर वाला जो कॉलॉइड बना रहा है ये सॉल्यूट है, और जो Na प्लस और NO3 माइनस जो बची हुई फालतू चीजें होगी वो सारा किसका हिस्सा है, सॉल्वेंट का हिस्सा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस सेकंड वाले इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में एनोड या कैथोड पे कहीं पे Cl माइनस आ रहा होगा क्या, यदि ये वाला लिया है तो? अरे Cl माइनस के ऊपर चिपका हुआ बेटा, Cl माइनस को जाने देगा इधर? नहीं जाने देगा।
तो यदि सिर्फ Na+ आके Na+ से मतलब Na आके कहीं पे डिपॉजिट हुआ है तो Na आके डिपॉजिट कहाँ होगा, एनोड पे कि कैथोड पे? कैथोड। कैथोड पे। तो आप समझ जाओ कि सिर्फ कुछ कैथोड पे आके डिपॉजिट हो रहा है तो मतलब अंदर कौन सा है तुम्हारा, नेगेटिव कोलॉइड है। और सिर्फ कुछ एनोड पे आके डिपॉजिट हो रहा है मतलब ऊपर Ag+ रहा होगा और बगल में क्या रहा होगा, NO3-। NO3- ऑक्सीडाइज होने के लिए कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो कुछ भी आके इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में थोड़े पैसे और खर्च कर लिए इन्होंने। इलेक्ट्रोफोरेसिस में दोनों पे, एनोड और कैथोड दोनों पे कुछ सब्सटेंसेस आके डिपॉजिट हो रहे होंगे। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में किसी एक पे ही हो रहे होंगे। बस एक पे ही होने के बाद में आप पता कर लोगे क्या हो रहा है। कैथोड पे कुछ आके डिपॉजिट हुआ है मतलब यहां से Na+ आया होगा। Na+ आया होगा मतलब उसका साथ ही Cl- चिपका हुआ होगा। Cl- चिपका हुआ है मतलब कौन सा कोलॉइड है तुम्हारा, नेगेटिव कोलॉइड है। एनोड पे आके NO3- ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब अंदर ऊपर चिपका हुआ कौन है, Ag+। Ag+ चिपका हुआ है, इसका मतलब चार्ज कौन सा है तुम्हारा, पॉजिटिव कोलॉइड है। पता कर लोगे। यस सर। तो ये थी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कोआग्यूलेशन। कोआग्यूलेशन क्या है, अब ये फालतू काम है इनका कि कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको सस्पेंशन में क्रिएट करना। सस्पेंशन में क्रिएट करना है मतलब क्या है, पीपीटी बनाना। यस सर। पहले एक चीज पढ़ी है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मतलब जो फ्रेश पीपीटी बना है उसको तोड़ना और तोड़ के उनको स्टेबल रखना, ये पेप्टाइजेशन मेथड था। कौन सी मेथड थी पेप्टाइजेशन, डिस्पर्जन थी कि क्या कहते हैं, कंडेंसेशन थी? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन। कोएगुलेशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को सस्पेंशन बनाना। कोलोइडल सॉल्यूशन को सस्पेंशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज रखना पड़ेगा कि चार्ज हटाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। बस, तो बस हो गया काम तुम्हारा। चार्ज यदि आप हटा लिए तो उसको अपन बोलते हैं कोएगुलेट बना दिया, मतलब उसको सस्पेंशन वाली चीज में बना दिया। तो इसको बोलते क्या है, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल प्रोसेस। कोएगुलेशन सिंपल है, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। अब एक टर्म है यहाँ पे कोएगुलेशन वैल्यू करके। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter, millimoles per liter, to cause precipitation of 1 liter of salt या 1 liter of colloidal solution in 2 hours। अब इन्होंने फिक्स कर रखी है तो कर रखी है, कई बार डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पे पूछ लिया जाता है। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in millimoles per liter to cause precipitate of 1 liter of colloidal solution in 2 hours। 2 घंटे में कितना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन उस इलेक्ट्रोलाइट की लें, कितने में लें, मिलीमोल्स पर लीटर में। कितना मिलीमोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन लें किसी इलेक्ट्रोलाइट की, ताकि वो 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन का 2 घंटे में क्या कर दे, उसका सस्पेंशन बना दे। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिलीमोल्स पर लीटर, 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करना है, और कितने टाइम में करना है, 1 घंटे में नहीं करना है, 2 आवर्स में करना है। 3 बातें ध्यान रखना, मिलीमोल्स, 1 लीटर और 2 आवर्स। समझते हैं हुआ क्या। अब इधर देखो, AgCl है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या है, NaCl एक्सेस में लिया होगा कि AgNO3 एक्सेस में लिया होगा, क्या एक्सेस में लिया होगा, NaCl। NaCl। अब मेरे को इसको कोएगुलेट करना है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हटाना है मेरे को। नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए जो भी मैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट ले रहा हूँ, तो सॉल्ट का कौन सा हिस्सा काम का है, पॉजिटिव वाला हिस्सा काम का है कि नेगेटिव वाला हिस्सा काम का है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला। तो आप समझिए, जो ये मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन बोलती जा रही है मिलीमोल्स पर लीटर की, ये इस वाली चीज की, ये कितना ले मिलीमोल्स पर लीटर में, ताकि ये 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन का 2 घंटे में क्या कर दे, उसको निपटा दे, पीपीटी बना दे उसका। ठीक है बात। यस सर।
तो इलेक्ट्रोलाइट आपने स्मॉल अमाउंट में लिया है तो स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करता है, बट ज्यादा अमाउंट में लिया है तो डीस्टेबलाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? जो इलेक्ट्रोलाइट पहले इसके ऊपर चार्ज जनरेट करवा रहा था, आपने ज्यादा हिस्सा लिया है तो ये जो Na+ इसके ऊपर पड़ा, मतलब मान लो NaCl लिया है तो Cl- ने इसका चार्ज जनरेट कराया, जिससे इसका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया था। बट और ज्यादा एक्सेस में लिया तो हो सकता है Na+ है, ये भाई साहब इसके साथ में Cl- के साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना कि इन स्मॉल अमाउंट तो स्टेबलाइजिंग अमाउंट में तो एजेंट का काम करेगा, यदि लार्ज अमाउंट में लिया है तो डीस्टेबलाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है इलेक्ट्रोलाइट। अगला है कोगुलेशन पावर। कोगुलेशन पावर क्या लगता है, कोगुलेशन वैल्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? यहाँ लिखा तो इनवर्सली है, बट समझ में आ रहा है कि इनवर्सली क्यों है? एक के, अब एक समझना कि मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसके 10 मिलीमोल से ये भाई साहब 2 घंटे में क्या होता है, इसका 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट हो जाता है, और किसी के जस्ट 2 मिलीमोल लेने से ही प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो कौन सा तगड़ा इलेक्ट्रोलाइट है, पहला वाला कि दूसरे वाला? पहला वाला। सोच के बोलो बेटा। किसी के 10 मिलीमोल लेने पड़ते हैं इसको प्रेसिपिटेट करवाने के लिए, और किसी के जस्ट 2 मिलीमोल ही लेने पड़ते हैं किसी को प्रेसिपिटेट करने। तो पावरफुल कौन सा ज्यादा है? दूसरा। दूसरा वाला। ये समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। जितनी वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसको उसका पीपीटी बनाने में, या उसका चार्ज को डिस्चार्ज करने में, हटाने में। अब थियोरेटिकली अपन कोगुलेशन पावर एक पता नहीं, मैं तो उसको हार्डी संधू रूल बोलता हूँ, पता नहीं ये इसको बोले भी क्या, स्पेल भी नहीं किया जा रहा, जो भी है। एक HS रूल बोल दो तुम, अपना हार्डी संधि रूल बोल देते हैं। इससे आप कोगुलेशन पावर किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंपेयर कर सकते हो। कैसे कंपेयर करना है ध्यान से देखना, ये कभी बार पूछ लिया जाता है। एज चार्ज ऑन एक्टिव आयन इंक्रीजेस। अब एक्टिव आयन क्या होता है पहचानते हैं पहले। इलेक्ट्रोलाइट है कोई, इलेक्ट्रोलाइट में ये 2 आयन है, कैटायन है और एनायन है। इसमें एक्टिव आयन कौन सा होगा, समझ में आ रही है बात? एक्टिव आयन वो है जो इसको डिस्चार्ज करने जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से एक्टिव आयन कौन सा वाला लूं, कैटायन वाला लूं कि एनायन वाला एक्टिव आयन होगा इलेक्ट्रोलाइट का? कैटायन। कैटायन। तो ये एक्टिव आयन क्या है समझ जाओ कि जितना एक्टिव आयन पे, ये वाले एक्टिव आयन पे जितना चार्ज ज्यादा होगा, उतना आसानी से जल्दी से ये इसको डिस्चार्ज करेगा। Yes, sir. और डिस्चार्ज जल्दी करेगा तो मतलब उसका कोगुलेशन पावर ज्यादा है। यहाँ देखो, पहले तो एक्टिव आयन पहचानना सीखो। ये FeOH होल थ्राइस और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिव आयन कौन सा है, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, कैटायनिक पार्ट कि एनायनिक पार्ट? एनायनिक पार्ट ना, ये वाला एनायनिक पार्ट क्या होगा, इसका एक्टिव आयन होगा। अब इस एक सवाल है, आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड मैंने पहले ही एक लिस्ट बता रखी है कि सल्फाइड्स यूजुअली ऑक्साइड्स क्या होती है, पॉजिटिव कोलॉइड्स होती है, सल्फाइड्स नेगेटिव कोलॉइड्स होती है। तो नेगेटिव कोई कोलॉइड है तो उसके लिए एक्टिव आयन कैटायन होगा कि एनायन होगा? कैटायन ही होगा। अरे आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. एक्टिव आयन कैटायन होगा। तो अपने को क्या देखना है कि आर्सेनिक सल्फाइड के लिए जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं उसमें से मेरे को देखना है कि किसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा है। तो मेरे को उसमें वो देखना है कि एक्टिव आयंस जो है उसमें से, मतलब कैटायनिक है, उसमें जिस कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी। यहाँ देखो कुछ डेटा दे रखा है आपको। आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि आर्सेनिक सल्फाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड है, इसके लिए इनमें से कोगुलेशन पावर किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो सल्फाइड है, सल्फाइड नेगेटिव कोलॉइड है, तो मेरे को क्या देखना है,
कैटाइंस का चार्ज देखना है। इसमें कैटाइन कौन है, के प्लस है, एक्टिव आयन के प्लस, इसमें कौन है, Na प्लस है, इसमें भी के प्लस है, यहाँ Mg+2 है, यहाँ क्या है, Al+3 है। आप देख रहे हो कि कोगुलेशन वैल्यू इसकी है 63, 51, 50, ये ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज है, आया ना। Yes, sir. और Mg+2 की हो गई 0.8, मतलब इससे 100 गुना कम हो गई, देख लो आप ऑलमोस्ट। और ये Al+3 मतलब चार्ज बढ़ रहा है, तो कोगुलेशन वैल्यू क्या हो गई 0.09, उसका भी ये तुम्हारा और 10 गुना कम हो गया। अचानक से यहाँ डिक्रीज हुआ है, तो कोगुलेशन वैल्यू डिक्रीज हुई तो कोगुलेशन पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। Yes, sir. तो यहाँ सबसे ज्यादा कोगुलेशन पावर किसका है, ये Al2SO4 होल थ्राइस वाले का कि ये K2SO4 या NaCl वाले का, किसका है पावर। Al2SO4. हाँ, तो जिसके ऊपर एक्टिव आयन में चार्ज सबसे ज्यादा। दूसरे टाइप का यहाँ देखो, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्टिव आयन कौन होगा, एनायन होगा, तो ये सारे एनायन दे रखे, तो इसमें कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, कौन से वाला एनायन के ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है, लास्ट वाले के ऊपर 3- है, इसके ऊपर 2- है, ये माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो ये वाले का सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात। Yes, sir. तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए। तो और तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड कब खत्म होगा भैया, चलो आज खत्म करके ही जाते हैं। अब है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड का प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई कोलॉइड बना दिया, वो अच्छे लंबे टाइम तक आपने क्या है, इसके ऊपर चार्ज जनरेट कराया है कोई चीज एक्सेस में लेके, तो आपका काम है कि ये लंबे टाइम तक टिका रहे, कोलॉइड बना रहे, उसका ही मतलब हुआ प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, है ना। Yes, sir. और क्या होता है, इससे भी और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में आप अलग अलग तरह के कोलॉइडल पार्टिकल्स यूज कर सकते हो। कोलॉइडल पार्टिकल हो सकता है किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, किसी के ऊपर पॉजिटिव कोलॉइड आ रहा है, तो ये आपने अलग अलग लिया है, तो ये एक दूसरे को क्या है, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। Yes, sir. तो इनको एक दूसरे से भी बचा के रखना, एक दूसरे से बचा के रखना। आप कोई भी सिरप वगैरह है या मेडिकल जो सिरप वगैरह दवाइयां वगैरह, उनमें आप देखोगे तो कई सारे ऐसे सॉलिड्स या ऐसे कॉलॉइड्स ऐड किए गए होंगे जो एक ही सॉल्यूशन में कई टाइप के आपने कॉलोइडल पार्टिकल्स में डाल रखे, तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो दवाई तो सिर्फ तो नीचे जाके जम जाए, और कई बार जम भी जाती है तो उसको अपन उसको हिलाते हैं और पूरा फिर सही सेटल डाउन नॉर्मल होने लग जाती है ना। Yes, sir. तो ढंग की जो दवाई नहीं होगी, सस्ती वाली होगी, उसमें हो सकता है कि वो नीचे जम भी जाए कभी कभी, और ऐसी आती भी है कई बार, तो हो सकता है एक दूसरे को उन्होंने क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज कर दिया हो, अलग अलग चार्ज के कॉलॉइड्स पड़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट वाले, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया और या डिस्चार्ज कर दिया। तो यहाँ मेरा काम यह है कि एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कॉलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाले, तो उनको मेरे को वही चार्ज बनाए रखना है, तो कैसे बनाए रखना है, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेयर लगा रहा हूँ इस वाले, जो ये मान लो पॉजिटिव कोलॉइड है, मेरे को इसका पॉजिटिवली चार्ज ये जो मेंटेन रखना है, मेंटेन इसलिए रखना है ताकि ये क्या बना रहे, तुम्हारा कोलॉइड बना रहे, चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये नीचे जाके किसी के साथ वापस FeOH अल्ट्राइस के साथ जुड़ के सस्पेंशन बन जाएगा, तो इसके ऊपर एक लेयर बनाई जाती है, ये जो पूरा कोलॉइडल है इसके ऊपर कोलॉइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर लेयर बनाई जाती है, और ऐसी लेयर बनाओ जो किसको चिपकी हुई रहे, सॉल्वेंट लविंग हो, है ना। सॉल्वेंट लविंग रहेगा तो सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ना, हर बार नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होगा, ये समझ में आ रही बात। Yes, sir. तो वो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसका दो काम हो रहा है, एक तो ऐसी लो ताकि वो लायोफिलिक वाली हो, मतलब सॉल्वेंट लविंग हो, जिससे वो अच्छे से बना हुआ भी रहे, और दूसरा इसने चार्ज भी मेंटेन कर रखा है इसके ऊपर, तो दो एक ही चीज करो जिससे दो काम हो जाए।
तो जनरली कवर्ड बाय लायोफिलिक कॉलॉइड्स, मतलब ऐसे वालों को स्टार्च, गम, जिलेटिन वगैरह से कवर किया जाता है, जो कि लायोफिलिक होते हैं, उनका पानी के साथ में अच्छा रिश्ता होता है, तो ये अच्छे से पड़ा रहता है। अब यहाँ पे एक टर्म पढ़ाया जाता है गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर भी ज्यादा खास इसलिए है कि इसकी डेफिनेशन जो है वो काफी ट्रिकी है। यहाँ वाली डेफिनेशन में क्या था कोगुलेशन वैल्यू में, कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट सॉरी, जो जिसका एक्टिव आयन इसको डिस्चार्ज करता था, वो मिलीमोल्स पर लीटर में कितना होना चाहिए, जो 1 लीटर कॉलॉइड सॉल्यूशन को 2 घंटों में क्या कर दे, प्रेसिपिटेट बना दे। यहाँ गोल्ड नंबर की डेफिनेशन में थोड़ी ट्रिकी पार्ट्स है कि मिनिमम मोल्स नहीं है, मिनिमम वेट है यहाँ, ठीक है। वहां पे भी मोल्स नहीं था, मिली मोल्स था। ये डेफिनेशन है, रटनी पड़ेगी ढंग से, और कई बार डेफिनेशन से सवाल पूछे जाते हैं। मिनिमम वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड इन किसमें होना चाहिए, मिलीग्राम्स। पिछले बार किसमें था, इलेक्ट्रोलाइट किसमें था, मिली मोल्स में था। विच मस्ट बी एडेड टू, पिछले बार 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ में यहाँ है 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन। गोल्ड नंबर मतलब जस्ट गोल्ड सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। 1 लीटर नहीं है, 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन, सो इट कैन प्रोटेक्ट सॉल्यूशन व्हेन 1 ml NaCl इज एडेड। तो मतलब क्या है, उसमें 1 ml NaCl डालूं रेड गोल्ड सॉल्यूशन में, तो उसको बचा ले सॉल्यूशन को, उसके लिए कितना प्रोटेक्टिव कॉलॉइड डालूं, वो भी किसमें, मिलीग्राम्स में कितना ऐड करूं, कितने किसमें ऐड करूं, 10 मिलीलीटर स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन में ऐड करूं, ताकि जो किसको प्रोटेक्ट कर सके, इस रेड गोल्ड सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट कर सके, जब उसमें क्या ऐड कर दूं मैं, 1 ml NaCl ऐड कर दूं। 3 बातें इंपॉर्टेंट है, जो भी ये प्रोटेक्टिव कॉलॉइड ले रहे हो वो मिलीग्राम में होना चाहिए, उसको ऐड किस में कर रहे हैं, 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सॉल्यूशन में, किससे बचाने के लिए, 1 ml NaCl जब ऐड कर रहा हूँ तो उसमें कुछ फर्क ना पड़े, प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए कितना मिलीग्राम्स में ऐड किया जाए। वापिस वही बात है, गोल्ड नंबर गोल्ड पावर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसी के 1 ग्राम लेने से ही वो प्रोटेक्ट हो रहा है, किसी के 10 ग्राम लेने पे प्रोटेक्ट हो रहा है। ये पहला वाला दूसरे वाला कौन ज्यादा पावरफुल है, प्रोटेक्टिव लेयर, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली, फर्स्ट। फर्स्ट वाली। तो बस गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड पावर। इमल्सन क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना। इमल्सन क्या होता है, एक टाइप ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड वाले को इमल्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के इमल्सन पढ़ाए जाते हैं, एक वाटर वाला, एक ऑयल वाला। मतलब क्या, लिक्विड इन लिक्विड है ना, तो एक सॉल्युबल इन वाटर, एक इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इस टाइप को बोलते हैं एक ऑयल इन वाटर, एक वाटर इन ऑयल। ऑयल क्या होता है, सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है? नो सर। हाँ, तो यहाँ पे ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या हुआ है, सॉल्यूट कौन, डिस्पर्स फेस कौन है, डिस्पर्जन मीडियम कौन है, ये ध्यान रखना। वाटर इन ऑयल मतलब वाटर डिस्पर्स फेस है और ऑयल डिस्पर्जन मीडियम है। यहाँ से एक बार एनसीईआरटी की इमल्सन की रीडिंग लगा देना। इसके साथ ही बहुत बड़ा हिस्सा इसका इस चैप्टर का खत्म हो गया। अगले लेक्चर में अपना एडजॉर्प्शन और वो कैटलिस्ट भी खत्म हो जाएगा, एक क्लास का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। ओके।